नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों से एक उस विषय पर चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर यानी जिसको श्री काशी विश्वनाथ धाम नाम दिया गया है उसके लोकार्पण समारोह के दौरान कही। उन्होंने इतिहास के कुछ पात्रों का जिक्र किया और जाहिर सी बात है कि अगर चुनावी दौर में देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अगर वो इतिहास के पात्रों का जिक्र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिक निहितार्थ उसके हैं ही और वास्तव में हैं भी। और ख़ास तौर पे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वक्तृत्व कला की बात की जाए, उनकी भाषण शैली की बात की जाए तो किसी का भी जिक्र वो बिना कोई वजह के नहीं करते हैं। ऐसा अक्सर देखने में आया है। उन्होंने इतिहास के 5 पात्रों का जिक्र किया जो मैंने उनके भाषण को सुना, उसमें जो बातें कही उन्होंने। और 2 पात्र ऐसे हैं जो कि एक युग्म के तौर पर उन्होंने जोड़े के तौर पर लिया, जैसे औरंगज़ेब और छत्रपति शिवाजी। दूसरे पात्रों का उन्होंने जिक्र किया सालार मसूद गाजी और राजा सुहेलदेव। तीसरा एक और पात्र आधुनिक भारत से उन्होंने लिया और वो पात्र है अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। औरंगजेब के बारे में बहुत सारी बातें लोगों को मालूम है, हालांकि बहुत से तथ्य ऐसे हैं जो कि लोगों को सही नहीं मालूम है, गलत मालूम है। कई सारी ऐसी बातें हैं जिन पर इतिहासकारों में भी विवाद है, लेकिन मैं उन कुछ बातों की चर्चा करूंगा जो इतिहास में ऐतिहासिक रूप से वो तथ्य हैं जिनकी पुष्टि है और जिनके बारे में किताबों में लिखा हुआ मिलता है। औरंगज़ेब की जो बात की और ये कि औरंगज़ेब आता है तो शिवाजी भी आते हैं, तो पहली बात तो ये कि औरंगज़ेब और शिवाजी का आमना सामना। औरंगज़ेब यहाँ मुग़ल बादशाह के तौर पर 1658 में बादशाह बन चुके थे, शाहजहाँ के बाद। शाहजहाँ की मौत के बाद नहीं, क्योंकि शाहजहाँ की मौत उसके बाद होती है। और शिवाजी यही दौर था, यही समय था जब वो महाराष्ट्र में एक मराठा साम्राज्य की स्थापना की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर, और उनका बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा इन राज्यों से संघर्ष भी हो रहा था। चूँकि बहमनी साम्राज्य जो उस समय दक्कन में दक्षिण भारत में हुआ करता था वो भी विघटित हो गया था और 5 राज्यों में बंट गया था। ये इतिहास की बातें हैं, हम लोग केंद्रित रहते हैं शिवाजी पर। तो शिवाजी अपना वहाँ लगे हुए थे और औरंगज़ेब दक्षिण भारत की ओर बढ़ने की या दक्षिण भारत पर पूरी तरह से अधिकार करने की कोशिश में लगा हुआ था। औरंगज़ेब से सामना तो बहुत बाद में शिवाजी का होता है और किसी युद्ध में सामना नहीं होता है, लेकिन उसके पहले शिवाजी का मुगलों से पहली बार सामना होता है 1656 में, जब अहमदनगर पर शिवाजी आक्रमण कर रहे होते हैं। लेकिन 1657 में ही अगले ही साल वो मुगलों से एक संधि कर लेते हैं। दक्कन का सूबेदार शाइस्ता खां रहता है और शाइस्ता खां की वजह से दक्कन में वो सूबेदार है, तो उसकी वजह से शिवाजी को अपने राज्य के विस्तार करने में दिक्कतें आ रही थी और कई बार संघर्ष हो रहा था, होते होते रह जाता था। तो एक साजिश करके शिवाजी ने एक कह लीजिए कि कूटनीति का प्रयोग किया उन्होंने, चूँकि ताकत में जाहिर सी बात थी कि मुग़ल साम्राज्य ताकतवर था, शिवाजी अभी अपनी ताकत का विस्तार कर रहे थे। तो 1663 में बाराती बनकर पूना में जो शाइस्ता खां का महल था वहाँ ये प्रवेश कर गए और वहाँ जितने भी महल के लोग थे उनको मार दिया, मार करके भगा दिया। और शाइस्ता खां भी बड़ी मुश्किल से जान बचा करके वहाँ से भागा और ऐसा कहा जाता है कि उसकी हाथ की कुछ उंगलियाँ कट गईं या टूट गईं उस अफरा तफरी में। बहरहाल वो जान बचा करके वहाँ से निकल भागता है। इसके बाद 1665 में औरंगज़ेब राजा जय सिंह को दक्कन का सूबेदार बना करके भेजता है। शाइस्ता खां को वापस बुला लिया जाता है दिल्ली। राजा जय सिंह के साथ 1665 में एक लड़ाई होती है और राजा जय सिंह भारी पड़ते हैं, इनको घेर लिया जाता है पुरंदर के किले में और वहाँ पर शिवाजी पराजित होने के बाद राजा जय सिंह से वो एक संधि करते हैं और जिसको पुरंदर की संधि कहा जाता है।
इस संधि के जरिए एक तरीके से मुगलों की अधीनता शिवाजी ने स्वीकार कर ली। हालांकि संधि की शर्तें कुछ ऐसी थीं कि उसमें शिवाजी को ऐसा लगा कि उनकी हैसियत और जो अधीनता स्वीकार करने वाले राज्य हैं उनकी तुलना में ज़्यादा होगी, और उस संधि की शर्तों में ऐसी बातें कही भी गई थी। राजा जयसिंह ने उनको विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया। शिवाजी की भारी हार हुई थी और जितने किले उन्होंने जीते थे उसके 3/4 किले उनको मुगलों को वापस देने पड़े। बहुत सारी ज़मीन जो उन्होंने कब्ज़ा की थी, ज़मीन जीत करके हासिल की थी, वो उनको वापस करने पड़े और एक तरीके से अधीनता स्वीकार कर ली उन्होंने। 1666 में राजा जयसिंह ने औरंगज़ेब से शिवाजी को मिलाने का प्रस्ताव रखा और उनको ये था कि शायद उनको दक्कन की सूबेदारी दे दी जाती या दक्कन की रियासत उनको सौंप दी जाती मुगलों की अधीनता में। शिवाजी वहाँ पर जाते हैं और काफ़ी एक इज़्ज़त के साथ, सम्मान के साथ खुद औरंगज़ेब अपनी ओर से उनको पत्र लिख करके बुलाता है। 1666 में वो मई के महीने में वहाँ पहुँचते हैं आगरा में, चूँकि आगरा ही उस समय राजधानी हुआ करती थी मुग़ल बादशाहों की। और लेकिन जब दरबार में वहाँ उपस्थित होते हैं शिवाजी, तो वो देखते हैं कि औरंगज़ेब का व्यवहार बिल्कुल उनके प्रति भी वैसे ही है जैसे कि सामान्य मुलाकात करने वाले लोगों के साथ। शिवाजी को ये बात बुरी लगी और वहाँ पर उन्होंने उसका प्रतिरोध भी किया अपने स्तर पर, और आखिरकार उनको वहाँ आगरे के पास जयपुर महल में कैद कर लिया गया, एक तरीके से नज़रबंद कर दिया गया उनके तमाम साथियों के साथ। हालांकि इस दौरान उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं हुआ, औरंगज़ेब ने ऐसा कुछ नहीं किया और शिवाजी ने भी कोई ऐसा वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की। नज़रबंद वो ज़रूर थे, उन पर नज़र रखी जा रही थी, लेकिन एक तरीके से ऐसा लगा उनको कि जैसे वो यहाँ पर एक अतिथि की तरह से रह रहे हों, पर ये उनको भी मालूम था कि वो नज़रबंद किए गए हैं। वहाँ से हटने के लिए, वहाँ से भागने के लिए इन्होंने तरकीब निकाली शिवाजी ने, चूँकि उनको पता था कि अब यहाँ रह करके वो युद्ध करके तो निकल नहीं सकते हैं। तो उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है कि उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया। बीमारी के बाद उन्होंने कहा कि हमें कुछ अपने लोगों को दान करना है, फल और मिठाइयाँ दान करनी है। बड़े बड़े टोकरे वो भिजवाते थे साधु सन्यासियों के पास, लोगों के पास, गरीबों के पास, और उन्हीं टोकरों में एक खुद भी छिप करके वो और उनके बेटे जो संभाजी थे वो भी कैद में ही थे, दोनों लोग भाग निकलते हैं। हालांकि ये बात थोड़ी सी इतिहासकार इस मामले में इस बात को लेकर के, इस तथ्य को लेकर के बहुत इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि वो फल के टोकरों में छिप करके शिवाजी भागे होंगे। कई इतिहासकारों ने लिखा है कि ये अतिशयोक्ति है और बढ़ा चढ़ा करके ये बात लिखी गई है। शिवाजी भागे, लेकिन वो साधु सन्यासी के वेश में भागे और उन्होंने रास्ता हुआ करता था आगरे का, महाराष्ट्र से आने का, उस रास्ते को छोड़ करके वो मथुरा, इलाहाबाद, बनारस और वहाँ से फिर उस रास्ते को उन्होंने वापस जाने के लिए चुना, पूना जाने के लिए। हालांकि यहाँ से जाने के बाद फिर वो कुछ समय तक शांत रहे, लेकिन 1670 के बाद शिवाजी ने अपने अभियान की फिर से शुरुआत की और मुगलों के तमाम किले उन्होंने फिर से जीत लिए और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। और ये बात सभी को मालूम है कि औरंगज़ेब कितना परेशान हुआ और उसकी जो दक्कन नीति थी, जो दक्षिण को जीतने की नीति थी उसको कितना पलीता लगाया शिवाजी ने, वो सफल नहीं होने दिया। 1674 में शिवाजी अपना रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक करते हैं और तब वो छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण करते हैं। तो ये बात थोड़ी सी इतिहास के ये तथ्य हैं, इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि औरंगज़ेब आया, शिवाजी आए और दोनों के बीच किसी तरीके का युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, नहीं हुआ। जो युद्ध हुआ भी मुग़लों के साथ, मुग़ल सेना के साथ, उसका नेतृत्व औरंगज़ेब के सूबेदार कर रहे थे, उसके सिपाही कर रहे थे। सीधे तौर पर औरंगज़ेब और शिवाजी का कहीं कोई सामना नहीं हुआ। जो आमना सामना हुआ भी वो औरंगज़ेब के दरबार में, यानी मुग़ल दरबार में उनका सामना हुआ। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। औरंगज़ेब का शासन उसके बाद भी रहता है। सालार मसूद गाजी और राजा सुहेल देव का जिक्र होता है 11वीं शताब्दी में।
ऐसा कहा जाता है कि जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके साथ उसका एक सेनापति था सालार मसूद गाजी। उसने बहराइच और श्रावस्ती का जो क्षेत्र है और बहराइच के उस समय जो शासक थे राजा सुहेल देव, उन पर, उनके राज्य पर आक्रमण किया। राजा सुहेल देव ने न सिर्फ सालार मसूद गाजी को बुरी तरीके से हराया, पराजित किया, बल्कि सालार मसूद गाजी की मौत भी वहाँ पर हो गई। सालार मसूद गाजी की बहुत बड़ी मज़ार वहाँ पर बहराइच में बनी हुई है और दिलचस्प बात यह है कि उस मज़ार पर बहुत सारे हिंदू भी पूजा करने के लिए, चादर चढ़ाने के लिए आया करते हैं। बल्कि वहाँ पर तो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों से ज़्यादा यहाँ पर यह हिंदुओं का ही तीर्थ है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसका जिक्र महमूद गजनवी ने तो यहाँ पर 17 बार आक्रमण किए, सबको पता है, इतिहास का तथ्य है। लेकिन महमूद गजनवी के जितने समकालीन इतिहासकार हैं उनमें से किसी ने भी सालार मसूद गाजी का कोई जिक्र नहीं किया है। न सालार मसूद गाजी का जिक्र किया है, न ही राजा सुहेल देव का जिक्र किया है और न ही बहराइच का कोई जिक्र महमूद गजनवी के समकालीन इतिहासकारों में, उनके पुस्तकों में, उनके विवरणों में नहीं मिलता है। महमूद गजनवी के समकालीन इतिहासकार उतबी थे, अलबरूनी थे और भी कई इतिहासकार थे, मुख्य रूप से उतबी और अलबरूनी। उतबी की पुस्तक है किताबुल यामिनी, अलबरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद। उनमें इन लोगों का न तो सालार मसूद गाजी का कोई जिक्र मिलता है और न ही राजा सुहेल देव का। सालार मसूद गाजी का जिक्र सबसे पहले 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो करते हैं। अमीर खुसरो अपनी पुस्तक एजाज़े खुसरवी में सालार मसूद गाजी का जिक्र करते हैं और ये कि उसकी सेना में हुआ करता था महमूद गजनवी की उस रूप में, उसके सेनापति के तौर पर। लेकिन राजा सुहेल देव का जिक्र उनके विवरण में भी, उनकी पुस्तक में भी नहीं मिलता है। 17वीं शताब्दी में मिराते मसूदी नाम की एक पुस्तक में भी सालार मसूद गाजी का जिक्र मिलता है, लेकिन उस पुस्तक को ऐतिहासिक तथ्य इसलिए नहीं स्वीकार किया जाता है कि 400-500 साल बाद, 600 साल बाद जब किताब लिखी जा रही है तो कोई वहाँ पर किसी विवरण के आधार पर नहीं है, बल्कि वो लोक कथाओं के आधार पर, जनश्रुतियों के आधार पर वो लिखी जा रही है। इतिहासकारों का ये कहना है कि सालार मसूद गाजी को भी वो ऐतिहासिक रूप से सही नहीं मानते हैं और राजा सुहेल देव के बारे में ज़्यादातर चीज़ें लोक कथाओं में ही मिलती हैं और लोक कथाओं में उनको एक वीर राजा के तौर पर दिखाया गया है, बताया गया है। इतिहासकारों का ये कहना है कि राजा सुहेल देव को इसलिए राजा नहीं माना जा सकता है क्योंकि न तो उनके नाम से कोई सिक्का अभी तक मिला है, न ही उनके नाम से कोई जागीर मिली है, न ही उनके नाम से कोई अभिलेख मिला है, न ही कोई जो दान किया जाता है राजाओं की ओर से उस तरह की कोई चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि तो ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो इसलिए राजा सुहेल देव को इतिहास में ऐतिहासिक पात्र के रूप में या इतिहास के दस्तावेज़ों में उनका कोई जिक्र नहीं है, उनको ऐतिहासिक रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। राजा सुहेल देव का जिक्र दरअसल जो राजनीति शास्त्री हैं और राजनीति के जानकार हैं वो लोग बताते हैं कि 1960 के दशक के बाद से इनका ख़ास तौर पर राजनीतिक रूप से इस्तेमाल होने लगा है। और कांशी राम ने जब राजनीति की शुरुआत की, यानी बहुजन राजनीति की शुरुआत की, तो ऐसे इतिहास में तमाम जो विस्मृत पात्र हैं उनको आगे ला करके और उनको एक छोटी जातियों से जोड़ करके, जो निम्न समुदाय की जातियां जिनके लिए गर्व करने के लिए कोई ऐसे लोग नहीं हुआ करते थे, उनसे जोड़कर उसको एक ऐतिहासिक रूप देने की कोशिश की गई। राजा सुहेल देव के बारे में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में, चूँकि बहराइच श्रावस्ती जहाँ पर बताया जाता है कि उनका शासन रहा होगा, वहाँ पर इनको इस जो जाति है, इनकी जाति को लेकर के भी काफ़ी विवाद है। राजा सुहेल देव को पहले तो कुछ लोगों ने दलित समुदाय का, यानी दलित समुदाय में पासी एक जाति होती है, उन लोगों ने अपना गौरव माना, अपने जाति से जोड़ा। उसके बाद फिर राजभर समुदाय ने उनको अपने गौरव से जोड़ा, अपनी जाति से जोड़ा। भर समुदाय ने, क्षत्रिय समुदाय भी उनको अपने क्षत्रिय मानता है, उनका कहना है कि राजा थे तो वो
क्षत्रिय ही थे। क्षत्रिय लोग भी उन पर अपना दावा जताते हैं, लेकिन वास्तव में वो किस जाति से थे इसके बारे में कोई बात पता नहीं है। चूंकि ऐतिहासिक रूप में जब उनकी ऐतिहासिकता ही सिद्ध नहीं हो पाई है तो जाति उनकी कहाँ से सिद्ध हो पाएगी वो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिलहाल उन पर जो अधिकार जताने वाली पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसके नेता ओम प्रकाश राजभर हैं, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, लेकिन 2019 में वो गठबंधन टूट गया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। राजनीतिक रूप से अगर महत्व देखा जाए तो जो राजभर समुदाय है ये करीब पूर्वांचल के 15 जिलों में इनका अपना प्रभाव है। कुछ सीटों पर काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ पर कम है, लेकिन कुल मिलाकर के इनकी जो आबादी है पूर्वांचल में वो लगभग 18% के आसपास माना जाता है कि इनकी आबादी है। और कई सीटों पर ये जीत और हार तय करते हैं। लगभग 60 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर राजभर समुदाय के लोगों का प्रभाव है, और इसीलिए शायद काफ़ी देर तक, काफ़ी दिनों तक ओम प्रकाश राजभर बार्गेन करते रहे समाजवादी पार्टी से, लेकिन फिलहाल उनका गठबंधन हो गया है। पांचवें जो इतिहास के महत्वपूर्ण पात्र हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, वो बंगाल के गवर्नर थे, बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल बने। चूँकि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और उसके तहत बंगाल प्रेसिडेंसी में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी शामिल कर दिया गया, और बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। तो इस हिसाब से वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। बंगाल के गवर्नर जनरल बनने के बाद विस्तारवादी नीति भी शुरू हुई, साम्राज्यवादी नीति, और जो छोटे छोटे राज्य थे उनके साथ संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, उनको हराया, और इस तरीके से धीरे धीरे करके जो छोटे मोटे राज्य थे वो सारे कंपनी के अधीन आते गए। बनारस के संदर्भ में बात करते हैं, चूँकि जो संदर्भ आया है जिसको लेकर के हम चल रहे हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, उसी पर हम फोकस रहते हैं। तो वैसे तो जब विस्तारवादी नीति के साथ प्रशासनिक सुधार, न्यायिक सुधार और राजस्व सुधार भी बहुत की तरफ भी काफ़ी काम किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लेकिन और बहुत सारे विरोधों का भी शिकार होना पड़ा। 1775 तक बनारस के राजा उस समय चेत सिंह हुआ करते थे, और बनारस अवध के नवाब के अधीन हुआ करता था। 1775 में अवध कंपनी के अधीन हो गया। कंपनी के अधीन हो जाने से फिर इसका मतलब कि बनारस भी कंपनी के अधीन हो गया। इधर कंपनी का युद्ध जो है वो फ्रांसीसियों से और मराठों से भी लगातार संघर्ष हो रहा था, तो उसमें उनको बहुत सारे धन की ज़रूरत थी। तो ये जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, इनसे वसूली किया करता था वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर अपने मातहतों के जरिए। राजा चेत सिंह से भी डिमांड की गई, पहले 5 लाख रुपए की डिमांड की गई, तो उन्होंने बहुत विरोध किया उसका, लेकिन फिर भी दे दिया। फिर उनसे मांग की गई, और बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ने उनके ऊपर 50 लाख रुपए का एक जुर्माना लगा दिया, पेनाल्टी लगा दी, और इस पेनाल्टी को वसूल करने के लिए वो खुद बनारस आया। उसी दौरान इस चेत सिंह से जब उनका सामना हुआ तो चेत सिंह को उन्होंने अपमानित भी किया, और युद्ध हुआ जिसमें जो वहाँ बंदी बना लिए गए चेत सिंह। लेकिन चेत सिंह का अपमान देख करके जो बनारस के सैनिक थे, चेत सिंह के सैनिक थे, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया, और जिस किले में वहाँ ये थे, रुके हुए थे, किसी के जिस जगह पर वॉरेन हेस्टिंग्स, उस जगह से उनको ऐसा कहा जाता है, हालांकि बहुत से इतिहासकार इसको लेकर के एक मत नहीं है, लेकिन ये बात तो तय है कि बनारस का विद्रोह हुआ और उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स को भागना पड़ा। कहा यह जाता है कि ये शायद महिला का वेश धारण करके या महिला का स्त्रियों के कपड़े पहन करके वहाँ से ये भागे हैं। तो उसी संदर्भ में जिस कहावत का जिक्र किया प्रधानमंत्री जी ने कि वॉरेन हेस्टिंग्स भागा था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स का बनारस में जो एक हार हुई, यानी उस वक्त हार हुई जब कंपनी की सेना पूरे देश में धीरे धीरे, या कह लीजिए कि उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों पर लगभग काबिज होती जा रही थी। उस दौर में बनारस जैसे छोटे राज्य के सिपाहियों ने, सैनिकों ने विद्रोह करके उस गवर्नर जनरल को बाहर भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बाद में चेत सिंह को
गद्दी से हटा करके उनके बेटे को राजा बनाया वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और बाद में तो फिर पूरा का पूरा अवध क्षेत्र ही कंपनी के अधीन हो गया। लेकिन उस वक्त बनारस के लोगों ने, बनारस में चेत सिंह के सिपाहियों ने वॉरेन हेस्टिंग्स को भागने पर मजबूर कर दिया। तो इस शौर्य गाथा का, बनारस के लोगों की शौर्य गाथा का जिक्र प्रधानमंत्री ने वहाँ पे किया, और जाहिर सी बात है कि उसका एक लोगों पर प्रभाव पड़ा।